माइल्ड टू मॉडरेट इनीमिया, इसको हम क्या कहते हैं? माइल्ड टू मॉडरेट। सबसे लेस सीवियर इनीमिया को माइल्ड कहते हैं, उसके बाद थोड़ी सी सीवियर को माइल्ड टू मॉडरेट कहते हैं, उससे थोड़ा सा आगे को माइल्ड टू सीवियर कहते हैं, मॉडरेट टू सीवियर, और आखिर वाले को सीवियर इनीमिया। तो ये क्या है? माइल्ड इनीमिया। ये माइल्ड टू मॉडरेट है। ये है माइल्ड, रेस्ट में कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन स्ट्रेसफुल सिचुएशन में सिम्टोमेटिक हो जाती है तो मॉडरेट बन जाती है। तो इसके नीचे लेके इट इज माइल्ड टू मॉडरेट इनीमिया। ये कौन सी है? माइल्ड टू मॉडरेट। नीचे लेके नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। पेशेंट ठीक है रेस्ट में, जब उस पर स्ट्रेसफुल सिचुएशन आता है तो उसको कूल एंड काम करना चाहिए, पेशेंट को काउंसल करे कि रेस्ट करे, टेंशन ना रहे, ठीक हो जाएंगे, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत हो नहीं है। 1 जीन डिलीशन 2 जीन डिलीशन थैलेसीमिया में कोई ट्रीटमेंट की जरूरत हो नहीं होती, ठीक है जी। लेकिन 3 जीन डिलीशन अल्फा थैलेसीमिया, 3 जीन आप लोगों को तो पहले सिर्फ इतना पता था कि अल्फा थैलेसीमिया होते बीटा, ये नहीं पता होता है कि इसके अंदर कितनी टाइप्स हैं। तो 3 जीन डिलीशन वाली लेके 3 जीन, इसमें जनाब अब वो थैलेसीमिया जिसमें 1 जीन काम करता है 3 नहीं करती, दैट इज सिम्टोमेटिक। ये कौन सा है? सिम्टोमेटिक होगी कि नहीं? सिम्टोमेटिक एट रेस्ट, ये रेस्ट में भी सिम्टोमेटिक होगी, ठीक है। इट इज मॉडरेट टू सीवियर, ये कौन सी है? मॉडरेट टू सीवियर थैलेसीमिया। ये मॉडरेट टू सीवियर है, इसमें सिम्टम भी होती है, ठीक है। और नीचे लेके सिम्टोमेटिक एट रेस्ट, मॉडरेट टू सीवियर। इसमें देखे हमारे पास जो अपना क्या है, इन लोगों में एमसीक्यूज आता है कि विच हीमोग्लोबिन इज सीन इन विच जीन डिलीशन थैलेसीमिया 3, इसको हम कहते हैं HbH, हाँ इसको HbH कहते हैं। अ टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन दीज पीपल इज कॉल्ड HbH, ये याद रखिए HbH। वैसे हीमोग्लोबिन या HbA होता है, या HbA2 या HbF, वो नॉर्मल से सारे, दैट इज एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, इसको HbH कहते हैं। कौन सा? HbH। अब इधर देख, इसको इसका मतलब क्या है, इसके सामने लेके इट इज फॉर्म ड्यू टू एग्रीगेशन ऑफ बीटा चेन, एग्रीगेशन ऑफ विच चेन? बीटा चेन। वो हीमोग्लोबिन जिसके अंदर कौन सी चेन एग्रीगेट हो जाए? बीटा, इसको HbH कहते हैं। इसका मतलब ये है हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लोबिन चेन तो 2 होते हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। अब 2 अल्फा के अंदर कितने जीन चाहिए? 4। अब उनसे 3 खत्म हो गए तो अल्फा ना होने के बराबर हो गई, अल्फा तो 1 जीन रह गई, उस एक पे बीटा हावी हो जाती है। अल्फा की जो कमी है वो एबनॉर्मली कौन पूरी करने की कोशिश करती है? बीटा। तो बीटा 2 की बजाय 3 से 4 हो जाती है एबनॉर्मल, वो भी अपना काम खराब कर देती है। तो एग्रीगेट ऑफ बीटा चेन टू कंपनसेट द डिलीशन ऑफ अल्फा, इसको हम HbH कहते हैं। और ये जो हीमोग्लोबिन है इट इज अ डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन। ये क्या है? डिफेक्टिव। अल्फा चेन को बनाने के लिए 4 जीन चाहिए, अगर उनमें से 3 चले गए तो कितने रह गए? 1। उस 3 की कमी को पूरा करने के लिए कौन से जीन अपना नंबर बढ़ाते हैं? बीटा, और उस बीटा की एग्रीगेट को हम HbH कहते हैं। क्लियर है? तो HbH तब आता है व्हेन देयर इज 3 जीन डिलीशन थैलेसीमिया। बात क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट आते हैं हाउ मेनी जीन डिलीशन थैलेसीमिया? 4 जीन डिलीशन, जीन डिलीशन थैलेसीमिया। इस थैलेसीमिया को हम कंप्लीट अल्फा थैलेसीमिया भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कंप्लीट अल्फा थैलेसीमिया। दिस टाइप ऑफ थैलेसीमिया यूजुअली सीन इन अ फीटस व्हेन स्टिल फीटस इज इन द मदर यूट्रस। ये भी याद रखें, जो 4 जीन डिलीशन थैलेसीमिया है इसके ज्यादातर चांसेस बिफोर द बर्थ होते हैं। ये उन बच्चों के अंदर ज्यादा होता है जो स्टिल बच्चा किधर हो? यूट्रस में। एंड दिस टाइप ऑफ थैलेसीमिया इंक्रीज द रिस्क ऑफ फीटल डिमाइस या फीटल डेथ इन द यूट्रस। ये क्या कराता है? फीटल डेथ, मतलब ये बच्चे को जनाब यूट्रस के अंदर ही डेथ कराती है। तो यहाँ पे लेके सिम्टोमेटिक होगी कि नहीं? ऑलवेज सिम्टोमेटिक, ऑलवेज सिम्टोमेटिक एट रेस्ट, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज सिम्टोमेटिक। दूसरी बात, कॉमन इन यूट्रो। कहाँ पे कॉमन है? यूटेरो स्टैंड फॉर यूटेरस, मतलब ये है कि ये किसके अंदर कॉमन है?
यूटराइन लाइफ के अंदर कॉमन है, प्रीनेटल बिफोर द बर्थ व्हेन स्टिल बेबी इज इन द यूट्रस उसमें कॉमन है। इसमें एमसीक्यूज ये है कि जिन बच्चे को 4 जीन डिलीशन थैलेसीमिया हो बिफोर द बर्थ देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ अ कंडीशन नोन एज हाइड्रोप्स फेटेलस। इन बच्चों के अंदर क्या होता है? हाइड्रोप्स फेटेलस। accumulation of excess fluid in the brain in a fetus is called hydrops fetalis। इन बच्चों के एबनॉर्मल फ्लूइड अक्यूमुलेशन हो जाती है ब्रेन के अंदर, इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म स्टिल अननोन है, लेकिन 4 जीन डिलीशन थैलेसीमिया में बच्चों के अंदर ये भी होता है कि इन बच्चों के जो CSF है या जो वो बढ़ जाते हैं, एंड द कंडीशन इज कॉल्ड हाइड्रोप्स फेटेलस एंड देयर इज वेरी वेरी बिग स्कल साइज, और इन बच्चों को हम C सेक्शन से फिर डिलीवर करते हैं। तो हाइड्रोप्स फेटेलस किस थैलेसीमिया के अंदर कॉमन है? 4 जीन डिलीशन। और इन बच्चों की जब हम ब्लड सिंपल लेते हैं बर्थ के बाद, उसमें एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, उसको HB बाट कहते हैं। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन इन दिस बेबी इज कॉल्ड HB बाट। उसमें क्या था? HBH। HB बाट इज सीन इन 4 जीन डिलीशन। HB बाट का मतलब क्या है? बच्चों में फीटल हीमोग्लोबिन होता है HbF, यही होता है। HbF के अंदर 2 अल्फा है और 2 गेमा, याद है? 2 गेमा। गेमा का इशू है कि अल्फा का, और अल्फा कितने बने हैं? इसके कितने जीन होते हैं? 4, चारों के 4 में से है, तो अल्फा तो है ही नहीं। तो इस अल्फा की पूरी को कमी करने के लिए कौन सी चीज बढ़ा दी? नंबर। एग्रीगेट्स ऑफ विच चेन? गेमा चेन इन अ फीटल हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड HB बाट। इसको क्या कहते हैं? HB बाट। इधर देखिए, accumulation of beta chain in 3 gene deletion is called HbH, but aggregate of gamma chain in a fetal hemoglobin when there is 4 gene deletion is called HB बाट। क्लियर है? तो ये भी MCQs है। HbH में किस चीज की एग्रीगेशन होती है? बीटा चेन। और HB बाट में गेमा चेन। HbH कितने जीन डिलीशन में होता है? 3 जीन। HB बाट 4 जीन। अच्छे से अच्छे डॉक्टर से पूछेंगे, नहीं पता होता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ये MCQs भी आते हैं। On the day of exam, they will just tell you HB बाट is commonly seen in a 4 gene deletion alpha thalassemia due to the aggregate of which abnormal chain. Answer will be gamma, and you know that fetal hemoglobin normally contain 2 alpha 2 gamma। तो अगर अल्फा दोनों नहीं है, 4 जीन खराब है, तो गेमा का नंबर बढ़ जाएगा। उसके एग्रीगेट से जो हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चरल डिफरेंस आता है उसको हम HB बाट कहते हैं। सो इट इज ड्यू टू, इट इज फॉर्म due to aggregation of gamma chain। That's it. These all are the types of alpha thalassemia। So depending upon gene deletion, alpha thalassemia is divided into 4 types: 1 gene, 2 gene, 3 gene and 4 gene deletion। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर है? ओके। अब आते हैं बीटा थैलेसीमिया की तरफ। ऊपर हेडिंग दे, व्हाट इज बीटा थैलेसीमिया? बीटा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। अब बीटा थैलेसीमिया को हम डिवाइड करते हैं 2 में, क्योंकि उसके लिए कितने जीन चाहिए? 2। अगर एक जीन खराब है क्रोमोसोम 11 पे, तो कौन सी थैलेसीमिया होगी? बीटा। और अगर दोनों जीन खराब है 11 क्रोमोसोम पे, तो फिर भी कौन सी थैलेसीमिया? बीटा थैलेसीमिया। अल्फा की 4 टाइप इसलिए है कि अल्फा चेन को 4 जीन चाहिए, और इसकी 2 टाइप इसलिए कि उसको, तो अगर एक जीन खराब है, सुन ले, अगर एक जीन खराब है क्रोमोसोम 11 पे, उसको हम कहते हैं थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया माइनर। इसको क्या कहते हैं? बीटा थैलेसीमिया माइनर। और अगर बीटा थैलेसीमिया के अंदर कितने जीन खराब हैं? दोनों, उसको बीटा थैलेसीमिया मेजर कहते हैं। तो बेटे थैलेसीमिया माइनर और थैलेसीमिया मेजर, ये नाम सुने कि नहीं? ये डिपेंड करता है कि जीन की डिलीशन कितनी है, किस क्रोमोसोम पे? 11 पे। तो यहां पे लिखे बीटा थैलेसीमिया माइनर और बीटा थैलेसीमिया मेजर। ठीक है जी। देखे, वक्त वक्त की बात होती है। एक छोटी सी बात याद आ गई। हम बहुत पहले की बात है, कोई 4-5 साल पहले की बात सोच के ले, हम पढ़ रहे थे एक ग्रुप में। तो एक दोस्त था, तो वो पढ़ा रहा था कुछ 4-5 से 5 बंदों को ग्रुप में, ठीक है, एक टॉपिक, और वो थैलेसीमिया पढ़ा रहा था। मैं भी जाकर बैठ गया।
मैंने कहा बैठते कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आज जिस एरिया पे मैं स्टैंड करता हूँ 5 साल पहले मैं आप लोगों जैसा था, ठीक है ना। ये तो इंसान विद द टाइम जब मेहनत करते तो आगे आता है, ठीक है। तो आज आप लोग जो भी है ना, तो आप लोगों की प्रीवियस 3-4 साल की मेहनत की वजह से अगर आप लोगों ने वो ज़ाया किए हैं तो आज आप लोग कहीं और स्टैंड करेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग फिर कहीं और स्टैंड। इंशाल्लाह आज की जो मेहनत है ये रंग 2-3 साल बाद लाएगी। ये बात सुन ले, आज जो बंदा जहाँ पे खड़ा है वो उसकी कल की कमाई नहीं है, ये उसकी 3-4 साल पहले की मेहनत होती है। ये बात समझ गए कि नहीं। तो आज जो चीज़ आप पढ़ेंगे ये 3-4 साल बाद एग्जाम में परफॉर्म करके इस पे फिर इंशाल्लाह आप लोग प्रैक्टिकल फील्ड ज्वाइन करेंगे। बात क्लियर है ना। तो हमारा एक दोस्त पढ़ा रहा था तो वो कह रहा था कि यार थैलेसीमिया 2 टाइप है, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। कहते हैं कि अगर अल्फा चेन में मसला है उसको थैलेसीमिया माइनर कहते हैं, और अगर बीटा में मसला है तो उसको थैलेसीमिया मेजर कहते हैं। हमने भी नोट कर दिया कि अल्फा थैलेसीमिया माइनर और बीटा थैलेसीमिया मेजर। मुझे इस चीज़ का क्या पता था कि क्या है, ठीक है ना। फिर जब उससे मैंने पढ़ाई मढ़ाई की, 1 घंटा उसने पढ़ाया सही, उसने रीजंस भी दे रहे थे कि यार ये है ये है। हम भी बस नीम हकीम खतरे जान वाले हेलो हेलो कहते हो। पहले हमारे वो बुजुर्ग कहते थे ना कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस टाइम रेडियो था, तो रेडियो में जब कायद आज़म की नाम लोग सुनते ना तो लोग जिंदाबाद के नारे लगाते। उन लोगों को ये नहीं पता कि कायद आज़म ने क्या किया है, अच्छा किया कि बुरा किया, बस लोगों ने कहा कायद आज़म है, ठीक है ना। तो हम भी तो अच्छे बुरे में नहीं जानते थे, तो हमने कहा बस ठीक है। मैं जब आया जनाब, डॉक्टर सत्तार की एक बुक है पेतोमा की नाम से, वो मैंने खोल दी ना, उसके अंदर कहानी डिफरेंट है। वो यही कह रहा है, वो उसके पास में चला गया। मैंने कह डराओ यार, उसको मैं ले गया चाय पे क्वेटा होटल में, ठीक है। हम होटल पे बैठकर चाय पीने लगे। तो मैंने उसको कहा यार मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप मेरे टीचर भी हो, लेकिन जो चीज़ आज आपने पढ़ाई है ना वो गलत है। तो वो कह रहे वो कैसे। मैंने कहा यार वो ये है ये है ये है, ठीक है। उसने कहा यार मुझे माफ़ कर दे, ठीक है, पता नहीं था मैं। वो कहते मुझे तो भी किसी ने इसी तरह पढ़ाया था जो चीज़ मैंने पढ़ाया है। एक गलत चीज़ पढ़ाने से इंसान पता नहीं फिर आगे आप लोगों को पता नहीं किस किस को पढ़ाएंगे आगे। तो कहने का मतलब ये है, उसको मैंने कहा ना, जब तक आप किसी चीज़ को खुद कंफर्म ना करें, किसी दूसरों को कन्वे ना करें। अगर आप पढ़ाते वक्त किसी चीज़ में फंस गए, आपसे गलती हो गई, इंसान तो गलतियों का पतला है, ठीक है, गलती तो हो जाती है, गलती एक्सेप्ट किया करें। कोई बंदा ऐसा क्वेश्चन भी पूछे जो टीचर के पास इसका आंसर नहीं होता, लेकिन उसने कल उसका आंसर ढूंढना है, चाहे आप उसी टाइम पे दे या ना दे, बाद में दे, लेकिन गलत ना बताए। कुछ टीचर ऐसे होते हैं वो सवाल का गलत आंसर बनाकर बताते हैं, लेकिन ये गलती है, ठीक है। वो बंदा मैंने चार्ज किया, उसको चाय पिलाई मैंने, फिर उसको मुंह पे मैंने ब्लॉक नहीं किया कि आपने ये किया हो, उसको मैंने चार्ज किया, उसने फिर मुझसे पढ़ना शुरू किया। आजकल वो 7 से 8 लोगों को उधर कोहार्ट में पढ़ा रहे लोगों को, ठीक है ना, और माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब वो कहते यार उस दिन से मेरे जहन में आया कि यार आप मुझे ऐसे काउंसल कर सकते हैं तो आपकी वजह से मैं कहाँ पे जा सकता। तो आज उससे जो भी लोग पूछे कि आप किसकी वजह से, वो कहते हैं मैं अल्लाह का नाम पहले और फिर आपका नाम लेता हूँ, ठीक है ना। तो कहने का सिर्फ ये एक मतलब ये है, जो इंसान के पास नॉलेज नहीं है तो आप लोगों को तो गलत और ठीक में तमीज़ ही नहीं होती ना। तो जो चीज़ इंसान की, अब देखिए ये चीज़ आज इससे पहले किसी को पता था कि आप लोगों की ब्रेन के लिए नई चीज़ है, बस ये फिट हो गई। फिट होने के बाद इसको 2-3 दफ़ा आप लोग रिपीट करेंगे तो रिपीटिशन से ब्रेन की एक पार्ट है वो उसको फाइल में रखेगी कि बस आप फिर ये जब भी उठाएंगे तो ये आपके पास डेटा आ गए। कल को आप 2 साल बाद भी किसी के सामने अल्फा थैलेसीमिया की जिक्र होगी ना, और उसने ऊंच नीच से गलत पढ़ा है, तो आपकी ब्रेन कहेगा नहीं नहीं है, उधर तो आपने किसी और चीज़ को रखा है। वो ब्रेन फाइल खोल देती है कि नहीं ये ऐसा नहीं है। और अगर आप उस टाइम भी ना कह सके, आप कभी कभार कहते यार जहन कुछ और कहते हैं, लेकिन ऐसा इतना पता है कि ऐसा चीज़ नहीं है। ये ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन होती है, ब्रेन के पास चीज़ पड़ी होती है कि नहीं, आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि यार ये चीज़ अगर अभी मुझे पता, लोग कहते हैं मैं अभी बोल नहीं सकता, लेकिन ये है भी ऐसी नई चीज़, ठीक है ना, ये ब्रेन है, ठीक है। तो जो चीज़ इंशाल्लाह माइंड में आती है ना, इंशाल्लाह वो आप लोगों के पास ज़िंदगी भर रहेगी। तो पता नहीं ये मैंने किसी ज़माने में पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों से सीखा था, फिर वो डिलीट करके दोबारा सीख लिया, ठीक है ना। तो देख वो चीज़ आज डिलीट भी है, फिर भी माइंड के पास है कि आपने तो ऐसा भी पढ़ा था ये, ठीक है ना। ओके, तो बीटा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया के अंदर माइनर मेजर 2 चीज़ें, अटेंशन, फोकस और सिंसियरिटी, ये 3 चीज़ें, क्या, अटेंशन, फोकस, सिंसियरिटी, ये 3 चीज़ें जब स्टडी में मिल जाती है ट्राइएड, वो स्टूडेंट ब्रिलियंट हो जाता है।
ठीक है। पढ़ते तो हम है, लेकिन जहन फेसबुक पे होता है, जहन व्हाट्सएप के मैसेज पे होता है। चाहे नमाज की घंटी बजे, हम कहते किसी ने मैसेज किया होगा, उधर ही देखते हैं, ठीक है ना। हम पढ़ते तो ठीक है, लेकिन फोकस उधर वाले पे भी रखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं उधर से, ठीक है ना, उधर ही हो, फोकस नहीं होता। फिर किताब को देखते हैं, लेकिन जहन कहीं और होता है, यार अभी घर के काम भी करने हैं, ये क्या चीज़ें, मैं बाजार भी जाना है, ठीक है ना। ये चीज़ें सोचते हैं कि नहीं, ये भी सोचते हैं यार पढ़ाई, ऐसे बंदा खाक पढ़ाई, चलो 2-3 में बस तरह दिल को बहलाने के, बस यार मैंने पढ़ लिया। आप जब अभी रास्ते से आए हो इस अकेडमी, आप कहाँ से हो? स्कीम 3 से, ठीक है। स्कीम 3 कितना दूर है? आप कहाँ से हो? बाराको, फिर उससे भी दूर है। बाराको से आते वक्त आप लोगों ने रास्ते में सैकड़ों गाड़ियां देखी है कि नहीं? सैकड़ों गाड़ियां देखी होगी कि नहीं? रोड पे सैकड़ों लोग देखे होंगे कि नहीं? किसी को एक बंदा रास्ते वाला याद है? अभी फोकस ही नहीं किया आपने उस पर। जो बंदा आप फोकस करते हैं, रास्ते में आप जा रहे हो, एक बंदा आवाज दे, दैट इज द फोकस, वो बंदा फिर बंदा नहीं भूलता, यार इस बंदे ने मुझे साल पहले इस दरख्त के साथ खड़े हुए आवाज दी थी, वो आप फोकस हो गए। अब आप जाएंगे ना, इधर देखे जाएंगे, ये ब्रेन है, ब्रेन, जाएंगे ना रास्ते में हजारों चीजें आएगी, अगर पीछे से किसी गाड़ी ने तेज हार्न बजाए जिससे आपकी ब्रेन को शॉक लगी ना, तुम पीछे भी देखकर फोकस करेंगे और फिर भूलेंगे नहीं कि यार ये भी कोई बंदा है, और फिर उस पर अपने कमेंट्स पास करेंगे। और फिर क्या होता है, आपके पास 2 साल बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद एक बंदा मोटरसाइकिल पे पीछे आपका बैठा है, वही सेम जगह से गुजर रहे हो, एक किसी ने गाड़ी की हार्न लगाई, वो बंदा कहता है यार ये बदतमीज है, तुम कहोगे यार ये 10 साल बाद पहले भी एक बदतमीज इंसान था, इसने ये की थी। दिस इज कॉल्ड ब्रेन। ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इसकी फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा। मतलब लव ट्रायंगल ब्रेन में अलग चीज है, हेड ट्रायंगल अलग चीज है, ये सारी चीजें पढ़ोगे तो या डॉक्टर बनोगे या हकीम बनोगे, ठीक है ना। चले जी, ओके। सो मेडिसिन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, पढ़ाने वाला चाहिए, ठीक है। मैं ये चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में होती है कि नहीं होती? जरूर होती है। आप जा रहे हो अपनी सोचों में, गाड़ियां चलती रहती, किसी ने आप सामने ब्रेक मारा, तुम जाग जाते हो, फोकस हो जाते हो, और वो कभी भूलते। जब भी पढ़ाई करो फोकस से पढ़ो, है तो बहुत मुश्किल काम, आप कहोगे फोकस कहाँ से लाएंगे, है मुश्किल। वंस द फोकस कम, पढ़ाई एक नशा है, पढ़ाई करोगे डेली मजा आएगा, फिर एक वक्त आएगा कि जब नहीं करोगे तो फिर खफा होंगे। इन दिनों जब करोगे तो खफा होते हैं, लेकिन एक वक्त आएगा रियली। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक रूल है पढ़ाई में, मैं जिस तरह, मेरा एक सीनियर था ना, उसने मुझे एक बात की थी, मैं तब फर्स्ट ईयर में एक बात कहने लगो, फिर ख़त्म करते टॉपिक की तरफ जाते। मैं फर्स्ट ईयर में चला गया, हमारी यूनिवर्सिटी में आप भी है, ठीक है, तो हमारा उधर एक स्ट्रीट होता है ना, स्टूडेंट स्ट्रीट जिसको कहते हैं लोग, ठीक है, वो बिल्कुल लास्ट में, उधर हमारा एक मुस्लिम रेस्टोरेंट है 2-3, ठीक है, वो बैक साइड पे एक होता है। मैं उधर बैठा था, तो हमारा एक सीनियर था, वो 4th ईयर में था, 2009 बैच के लोग थे, ठीक है। वो मुझे कहने लगा कि तुम पढ़ने के लिए आए हो कि नहीं? मैंने कहा हाँ। तो हमारा एक टीचर था डॉक्टर कृष्णा, ये भी जानते, उसको पढ़ाया भी है, उसके साथ मेरी ऐसी हो कि मैं वो द फ्रेंड रहते थे, ठीक है। उसने मुझे उसके साथ मिलाया, उसने मुझे कहा यार देखो मैंने 4 साल ज़ाया किए और 4 साल में मैं पाकिस्तान नहीं गया। मैंने कहा सर क्यों? कहते बंदा पाकिस्तान कैसे जाए जिसने पढ़ा ना हो, मामू डॉक्टर है, चाची डॉक्टर है, वो पूछती है, वो पूछता है, बंदा कोई ना बताए तो कहेगा तुम उधर क्या कर। मैं, वो कहते मैं अपनी ज़मीर अलो नहीं करता कि तुम पाकिस्तान किस आंखों से जाए। पाकिस्तान जाने का तो मेरा भी दिल है, लेकिन किसी के सामना कैसे करूंगा। एक पॉइंट कहते यार मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन आपको पढ़ने की मशवरा दे रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात उसने की है। उसने कहा जब खाना खाने लगो ना, वो नवाला लेते हो ना, इस नवाले को मुंह के साथ जो है ना थोड़ा सा रोक लिया करो कि इसमें आपके भाई बहन माँ बाप सबका हक है। अगर आप इस नवाले के पीछे इतना पढ़ चुके हो कि आप पे जायज़ है तो खाओ, वरना रख कर जब तक एक टॉपिक ना पढ़ो तो नवाला ना लिया करे, आपसे कभी स्टडी मिस नहीं होगी। एक पॉइंट, इफ़ यू आर एबल टू टेक दैट फूड, अगर इसके पीछे आज आप लाइब्रेरी गए हो ना, फिर खाओ, नहीं गए हो सिटी से हो क्या है तो पहले पढ़ो फिर खाओ तो मजा आएगा। एक पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट उसने मुझे ये सिखाया कि फील्ड में चाहे आप MBBS में हो चाहे CPS में हो, नींद को मुट्ठी में रखो। नींद को जितना कम रखोगे उतना आपकी स्टडी एक्सटेंशन ज्यादा
होगी। दो बातें। और आखिरी बात, आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, कहते नमाज में किस दिन छुट्टी होती है? मैंने कहा किसी दिन। कहते स्टडी में भी किसी दिन छुट्टी नहीं होती। कहते कि 5 दिन, 5 दिन, 5 दिन जो है ना, ये ज़्यादा पढ़ाई करो, लेकिन सैटरडे संडे कम करो, ज़्यादा एंजॉय करो। कहते ज़्यादा एंजॉय करके कम स्टडी को लोग हॉलीडेज कहते हैं, ठीक है ना। और जो लोग नहीं पढ़ते उसको वेस्ट डे कहते हैं, वेस्ट, ठीक है ना। तो याद रखे, हॉलीडे उस बंदे का होता है ना जिसने एक हफ्ता पूरा पढ़ा हो। जब 6 दिन बंदा पढ़े ना तो संडे उसको मज़ा भी देता है। और जब रोज़ लोग क्लास नहीं है उसके लिए तो रोज़ हॉलीडे होता है। हॉलीडे उस बंदे का होता है जो बंदा पढ़ता है, उसको मिटास होता है कि यार संडे को मैंने इंशाल्लाह एंजॉय करना है। और जो लोग रोज़ नहीं आते वो तो फिर एंजॉय ही जाए। नींद को मुट्ठी में रखो, नींद को कम करें, ठीक है। ज़्यादा बियॉन्ड द लिमिट नींद ना करिए, सुस्ती कराता है इंसान को, लेजीनेस कराता है। और ज़्यादा ओवर द लिमिट नींद से इंसान की मेंटल डिप्रेशन हो जाती है, ठीक है। एक्टिव रहोगे, नींद कम कर। नंबर 2, जब खाना खाते हो सोचा करो यार मेरे पीछे मेरे माँ बाप ने बहुत सी चीज़ों को कम करके मुझे पैसे दिए हैं, तो वो आप लोगों के सामने होंगे अपनी फैमिलीज में, ठीक है। चाहे जिसके पास ज़्यादा पैसे भी हो तो फेंकने के तोड़ी होते हैं, ये बात जिंदगी मेरा के, ठीक है। तो एक वक्त आएगा ना, मैं जब अभी यार रिसेंटली, हर इंसान एक जैसा नहीं होता ना, एक वक्त आते माँ बाप से इंसान नहीं ले सकता फिर, ऐसा है कि नहीं। तो मैं जब पढ़ रहा था ना, मैंने लोगों से उधार लिया था। मैंने कहा यार मैं उधार लूंगा लेकिन मैं एक पैसों पे पढ़ाऊंगा नहीं जब तक मेरा खुद MBBS क्लियर ना हो, जब तक खुद मैं इतना अहल नहीं हूँ। मैं अगर CPS पार्ट 1 में आजकल पढ़ा रहा हूँ, लोग मुझे पहले भी कहते कि यार पढ़ाओ, तुम पढ़ा सकते हो, लेकिन जब तक मेरा खुद क्लियर नहीं था ना, मैं उसका अहल ही नहीं हूँ। तो जब तक मेरे खुद PMDC क्लियर नहीं था, मैंने लोगों को बहुत फ्री में पढ़ाए हैं। यूनिवर्सिटी में ऐसा बंदा नहीं था जिसको मैंने फ्री में पढ़ाया नहीं हो, जिसको पता होगा, ठीक है। एक तो मैंने लोगों को फ्री पढ़ाए हैं ताकि लोग दुआएं दे और मेरी वजह से किसी का भला हो जाए। मेरे पास डिग्री आएगी तो मैं फिर उस पर इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा भी और कमाऊंगा भी, ठीक है। तो मुझे एक बंदा, तो उसने कहा तुम फ्री पढ़ाते हो ना, तुम्हें अल्लाह ताला जल्दी इतना देगा कि इतना प्रोफेसर भी नहीं लेगा, वो आज ही टाइम है। नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग, ये मैंने जिंदगी में रखी थी ना, मैंने उधार लिया था लेकिन खुद कमाया नहीं था। मैंने कहा उधार ठीक है लेकिन टाइम बचाकर अच्छा पढ़ना है। अगर मैं जॉब भी करूंगा पढ़ूंगा भी तो फेल होने के चांसेस है, क्योंकि वो एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है। तो मैंने कहा टाइम बचाकर पढ़ो फिर कमाओ। और जिन लोगों ने मुझे उधार दी थी ना, इस स्टेज पे उन लोगों को मैं दे रहा हूँ। ये मैं अब प्रैक्टिकल बात आप लोगों को बता रहा हूँ, वो लोग मुझसे ले रहे हैं। ये 1 साल पहले और साल बाद की बात है। तो आज आप लोग इंशाल्लाह जब लगा रहे हो ना, ले रहे हो, कल को ये रिटर्न कोशिश करें अपने माँ बाप को वापस दे दें। तो वो आपसे पैसे नहीं लेंगे, उनको खुशी होती है यार उसकी बेटी या उसका बेटा इतना हो गया माशाल्लाह कि वो अपने पाँव पे खड़ा होकर कुछ कर सकता है। तो ये 2-3 बात इसलिए कि बूस्ट कर देता है इंसान को। आता जाता ये चीज़ें चलती रहेगी, अकेडमी है, ठीक है, कभी आना कभी जाना ये चीज़ें। लेकिन आप लोगों का घर से निकलना आपके लिए कुछ नहीं है, आपकी माँ बाप के लिए बहुत कुछ है। वो कहते हैं आज वो पढ़ने गया है या पढ़ने गई है, जो भी है, ठीक है। सिंसियरिटी इज अप टू यू पीपल। फोकस, अटेंशन और सिंसियरिटी, ये 3 चीज़ जिंदगी में लाए। मजाल नहीं है कि कोई ऐसी फील्ड हो कि इंशाल्लाह जिसमें आप लोग हार खाए, आप लोग इंशाल्लाह पास ही पास होंगे। क्लियर है? ओके। तो बीटा थैलेसीमिया में किस चेन के अंदर इशू है? बीटा चेन। या तो अगर एक जीन डिफेक्ट है माइनर है, अगर दोनों है तो मेजर है। तो इसमें लिखे F1 जीन इज डिफेक्टिव, F1 जीन इज डिफेक्टिव, दैट इज माइनर। उसको क्या कहेंगे? ये क्रोमोसोम 11 की बात होती है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल 2 जीन डिफेक्टिव, तो ये कौन सी है? देन इट इज मेजर। क्लियर है? तो मेजर और माइनर इसमें डिफरेंस जीन की है। 1 जीन डिफेक्शन ऑन क्रोमोसोम 11 दैट इज माइनर, 2 जीन है तो दैट इज मेजर है। माइनर के नीचे लेके इट इज अ माइल्डर इनीमिया एंड एसिम्प्टोमेटिक। बीटा थैलेसीमिया में जो माइनर है इसमें तो एक जीन खराब है, 50-50 है, एक है एक नहीं है, तो ये माइल्डर है और एसिम्प्टोमेटिक है। ये माइनर के नीचे लेके इट इज माइल्डर इनीमिया एंड इट इज एसिम्प्टोमेटिक हैविंग नो सिम्टम। सो माइल्डर इनीमिया एंड एसिम्प्टोमेटिक है, ठीक है।
और तलसीमिया मेजर के कुछ फीचर्स है जिस पे कोई 10 से 15 मिनट लगते हैं, वो इंशाल्लाह मैं फिर क्लास में आगे डिस्कस करता हूँ, क्योंकि इसमें चिपमंक फेसेस आती है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस प्रोट्रूजन आती है, उसकी एनाटॉमी में अलग पढ़ाऊंगा। तो नीचे लेके इसकी क्लिनिकल फीचर और मैं इंशाल्लाह वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे एनीमिया के साथ कर लूँगा, ठीक है। तो तलसीमिया माइनर इसमें सिम्टम नहीं होते, तलसीमिया मेजर के सिम्टम्स होते हैं। वो कौन से हैं वो हम कमिंग क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक लिख लें, 2-3 बात एक्स्ट्रा की है लेकिन वो आप लोग के लिए प्रोडक्टिव है। तलसीमिया मेजर की जो होल सोल ट्रीटमेंट है दैट इज रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। वो क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो तलसीमिया माइनर इज अ माइल्डर एनीमिया, इट इज एसिम्प्टोमेटिक, इसके सिम्टम नहीं होते, नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इट इज ऑलवेज सिम्प्टोमेटिक, द फॉलोइंग सिम्टम्स आर, तो आर के बाद हम फिर कंटिन्यू करेंगे कि तलसीमिया बीटा के कौन कौन से सिम्टम हैं, ठीक है जी। इसमें तलसीमिया जो बीटा है इसके 3 फीचर बहुत स्पेसिफिक है। ये पेलर फटीक तो होगी, लेकिन इन लोगों के अंदर ये जो स्कल बोन है ना फ्रंटल, ये बाहर की तरफ आता है, प्रोट्रूजन ऑफ द स्कल बोन टुवर्ड आउटसाइड, तो इस फेस की स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी ना। अगर स्कल इतना बाहर आ जाए तो फेस छोटा रह जाएगा, इसको चिपमंक फेसेस कहते हैं। क्या? चिपमंक फेसेस, मंकी फेसेस भी उसको कहते हैं। तो चिपमंक फेसेस बिकॉज ऑफ प्रोट्रूजन ऑफ फ्रंटल बोन और देयर इज मैसिव स्प्लीनोमेगेली। इन लोगों के अंदर जो स्प्लीन का साइज है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब इधर देखें, बीटा तलसीमिया में तो दोनों चेन नहीं है, तो बीटा दोनों जीन नहीं है, तो बीटा चेन तो है ही नहीं। जब बीटा चेन नहीं है तो ग्लोबिन खराब हो गया, क्योंकि ग्लोबिन का ज्यादा इन्हिसार बीटा चेन पे होता है। जब वो खराब हो गया तो हीमोग्लोबिन कम का मतलब बॉडी ये समझती है कि आरबीसी क्या हो गई? कम हो गई, आरबीसी कम हो गई। बीटा चेन पूरा खराब हो गया तो हीमोग्लोबिन की सडन लेवल क्या हो गई? डिक्रीज। आरबीसी का कम मतलब हीमोग्लोबिन तो आरबीसी को कैरी करता है, जब ये कम है तो उसका लेवल भी कम हो जाएगी। तो फिर नॉर्मल आरबीसी कहाँ बनती है? बोन मैरो में। लेकिन अगर बोन मैरो आरबीसी बनाना पूरा ना करे तो फिर सेकंड साइट फॉर आरबीसी प्रोडक्शन स्प्लीन होती है। क्या होती है? स्प्लीन। स्प्लीन इज द साइट फॉर प्रोडक्शन एज वेल एज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। ये ग्रेवयार्ड भी है। 120 दिन के बाद आरबीसी की लाइसिस भी होती है, लेकिन जरूरत आने पर ये आरबीसी बना भी सकता है। तो इसका मतलब इसमें तो दोनों जीन नहीं है। दोनों जीन न होने का मतलब बीटा चेन काम नहीं करता, तो हीमोग्लोबिन सडनली क्या होंगे? कम, तो आरबीसी भी कम। तो एरिथ्रोपोयोसिस, आरबीसी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? ज्यादा। बोन मैरो में भी और स्प्लीन में। तो यहाँ पे ये बोन जो है उसकी बोन मैरो में आरबीसी प्रोडक्शन क्या होगी? ज्यादा। तो सेल नंबर क्या होगा? ज्यादा। तो स्पेस ज्यादा, इसलिए बोन बाहर की तरफ आती है। और स्प्लीन के अंदर आरबीसी प्रोडक्शन ज्यादा की वजह से स्प्लीन की साइज बढ़ जाती है। तो इसका लेकिन आरबीसी प्रोडक्शन को हमने कौन सा नाम दिया? एरिथ्रोपोयोसिस। लेकिन ये इफेक्टिव नहीं होगी, इसको इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोयोसिस कहते हैं। आरबीसी बनेगी लेकिन काम की नहीं होगी, कुछ मैच्योर कुछ इमैच्योर। तो इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोयोसिस, इनइफेक्टिव आरबीसी प्रोडक्शन की वजह से ये स्कल बोन भी बाहर की तरफ आती है और स्प्लीन की साइज भी बढ़ जाती है। इसमें एमसीक्यूज ये है, मैसिव स्प्लीनोमेगेली इन अ बीटा थैलेसीमिया मेजर इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोयोसिस। किस वजह से होती है? इनइफेक्टिव एरिथ्रो। बट अभी ना लेके आई विल डिस्कस इन द कमिंग क्लास, ठीक है। इसको मैं समझाऊंगा। कौन से? ओके, अल्फा थैलेसीमिया के जो सिम्टम है ये सारे अल्फा थैलेसीमिया ये दोनों पहले आफ्टर द बर्थ ज्यादा पेयर होते हैं, ये बिफोर द बर्थ ज्यादा आते हैं। तो मतलब ये बच्चों के अंदर हाइड्रोप्स पे टेलस, ठीक, ये अल्ट्रासाउंड वगैरह पे डायग्नोज होते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग कराते हैं। और इसमें भी अगर ये बच्चे पैदा हो भी जाए बर्थ के बाद, फटीक, पेलर, ये सारी चीजें होगी। जब उसकी हम आयरन प्रोटोफॉर्पारिन चेक करते हैं वो ठीक आता है, लेकिन जब अल्फा, इसको जेनेटिक टेस्टिंग से कंफर्म करते हैं। जब जेनेटिक टेस्टिंग फॉर अल्फा चेन करते हैं तो उसमें कभी 3 जीन डिलीट होती है, कभी 4 जीन डिलीट। और ये जेनेटिक टेस्टिंग हम किस क्रोमोसोम से कराते? 16 से कराते, क्योंकि अल्फा चेन की जो जीन है वो 16 क्रोमोसोम पे और उसकी जो जीन है वो 11 पे होती है, ठीक है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से नहीं। वेरी गुड क्वेश्चन ही रेज। बोन मैरो इज ओनली द साइट फॉर द प्रोडक्शन, बट प्रोडक्शन तब होगी अगर आपकी प्रीवियस बॉडी के अंदर उसकी जो प्रोडक्शन की जीन है वो ठीक होगी। तो ये तो जेनेटिक मसला है और जेनेटिक चीज हम रिवर्स नहीं कर सकते।
तो उसका यही है कि हम हर हफ्ते इन लोगों को बार बार क्या दे दें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। लेकिन जितना ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेंगे तो ब्लड ओवरलोड भी हो सकता है, ओवरलोड हो सकता है बॉडी पे, और ब्लड के अंदर आयरन है तो आयरन एक्सेस की भी चांसेस ज़्यादा होती है। एंड इफ आयरन इज वेरी वेरी हाई इन द ब्लड, इट विल डिपोजिट इन डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी, इसको हम हीमोक्रोमेटोसिस कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं, हीमोक्रोमेटोसिस। ये मैं पढ़ाऊंगा आगे। ओके, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा सकती है। थैलेसीमिया में हर वीक के अंदर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाई जाती है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद जो रिपीटेड इन्फ्यूजन है ब्लड की, उसकी जो एपिसोड है वो कम हो जाती है। एक तो पेरेंट को हर हफ्ते ब्लड नहीं लगाना पड़ता, और जो लाइफ की जो प्रोग्नोसिस है, एक्सपेक्टेंसी है, वो भी थोड़ी बेहतर हो जाती है। लेकिन बोन मैरो से कंप्लीटली हम थैलेसीमिया को क्योर नहीं करा सकते। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हाँ, एक बंदा जाए ना, हेलो हमजा, उधर जैसा